आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो देखिए अब से स्टार्ट हो रही है गोविंद पारिक की बुक। तो गोविंद पारिक बुक में अपन स्टार्ट करने वाले हैं शारंगधर। तो शारंगधर का सबसे पहला पेज है जो कि आपको गोविंद पारिक के 280 नंबर पेज पर मिलेगा। उस पहले पेज में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है शारंगधर के लिए, तो उसमें क्या क्या दी हुई है पढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं YouTube चैनल पर। तो सबसे पहली बात आती है कि शारंगधर के अंदर कितने खंड हैं, कितने अध्याय हैं और उन अध्यायों में क्या क्या वर्णन है। तो सबसे पहले बात करें तो शारंगधर के अंदर 3 खंड होते हैं, पूर्व खंड, मध्यम खंड और उत्तर खंड। और पूर्व खंड के अंदर 7 चैप्टर आएंगे, मध्यम खंड में 12 चैप्टर आएंगे और उत्तर खंड में 13 चैप्टर आएंगे। तो 7, 12, 13 ऐसे करके याद करने। आप इनका टोटल करेंगे तो आपको टोटल कितने चैप्टर्स मिलेंगे? 32। तो शारंगधर में कभी भी पूछ ले तो आपको याद रखने कितने चैप्टर होते हैं? 32। उसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है कि परिभाषा, सामान्य परिचय, रोग विज्ञान के बारे में कौन से चैप्टर में, कौन से खंड में बताया गया। तो सबसे पहले बात करें तो पूर्व खंड में बताया गया परिभाषा के बारे में, सामान्य परिचय और रोग विज्ञान। तो वैसे भी अगर किसी भी बुक के लिए इंट्रोडक्शन सबसे पहले बताया जाता है तो पूर्व खंड में परिभाषा हो गया, सामान्य परिचय हो गया और कुछ रोगों के बारे में बताया गया। उसके बाद मध्यम खंड में क्या बताया, जब रोग पढ़ लिए तो उसके बाद में उसकी औषध के बारे में बताएंगे। तो सेकंड में बताता है या मध्यम खंड में बताता है औषध परिकल्पना। और लास्ट में क्या बताया जाता है? उसका ट्रीटमेंट। तो जैसे पंचकर्म के बारे में बता दिया, ठीक है। तो पंचकर्म के बारे में कहाँ बताया गया? उत्तरखंड में। उसके बाद में नेत्र सबसे नाजुक चीज होती है ना, तो नेत्रों के बारे में भी लास्ट में बताया, स्टार्टिंग में नहीं बताया। तो ऐसा करके पूछेगा कि नेत्र विज्ञान कौन से खंड में आता है। तो इस तरह से इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा इसमें से पूछेगा कि इसके अंदर टोटल कितने श्लोक होते हैं। तो अध्याय तो अपने देख लिए 32 होते हैं, 7, 12, 13, ठीक है। उसके बाद में बात करें श्लोक कितने होते हैं, तो श्लोक होता है 2600। अब ये 2600 कैसे याद रहेगा नंबर? जैसे अपन बात करें शारंगधर है तो शारंगधर को अपन कैसे लिखते हैं? देखो शारंगधर में 2 तो ये दिख ही रहा है आपको, है ना। और उसके बाद में एक बार देखना शारंगधर में ये जो ये दिख रहा है, ये उल्टा 6 नहीं दिख रहा आप लोगों को। इस तरह से अगर इसको ऐसे कर दोगे तो 2 तो देखो आगे दिख रहा है, ये इसका 2, ठीक है। और इसका उल्टा अगर 6 करेंगे तो 6 ही हो गया, ठीक है। और 0 0 भी दिख रहा है। तो इससे ही तुमको शारंगधर से याद रखने, इसके अंदर श्लोक कितने हैं? 2600 और चैप्टर कितने हैं? 32। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद चलते हैं अपन आगे। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताइए, ये विशेष प्रयोग बताए गए चंदन के बारे में। तो चंदन के बारे में एक श्वेत चंदन होता है, एक रक्त चंदन होता है। तो बात करते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कसाय और लेप में कौन सा चंदन यूज करते हैं, श्वेत चंदन या रक्त चंदन। ऐसा पूछेगा आसव या अवलेह में कौन सा चंदन यूज करते हैं। तो अपन को ओनली रक्त चंदन का याद करना है, क्योंकि बाकी का जो भी होगा वो श्वेत चंदन करता है। जैसे रक्त चंदन बात करें तो कसाय और लेप का काम करता है। तो कसाय और लेप आप ऐसा इमेजिन कर सकती है कि लाल कलर का, देखो काढ़ा जो होता है, कसाय जो होता है, क्वार्ट्ज जो होता है वो थोड़ा सा रेडिश होता है, ठीक है। तो लाल चंदन उसी के लिए यूज होगा। और दूसरा लेप, तो कोई अपनी बॉडी पर रेड कलर का लेप लगा के बैठा है। तो रक्त चंदन बस 2 ही काम करेगा, एक तो कसाय याद रखना है और दूसरा लेप के अंदर काम करना है, ठीक है। उसके बाद में श्वेत चंदन होता है, वो 4 चीजें करता है, चूर्ण, स्नेह और आसव अवलेह। तो ये याद नहीं रखना है, ये दूसरा जो होगा वो श्वेत चंदन होगा। इसके बाद बात करें सवीर्यता अवधि। सवीर्यता अवधि आप लोगों को ये तो पता है कि औषध जो होती है उसकी कुछ, सभी का लाइफ स्पान होता है ना, अपना भी लाइफ स्पान है, सभी का लाइफ स्पान होता है। तो औषध का भी अपना अपना सवीर्यता होगी, उसके अंदर भी वीर्य पोटेंसी होगी। तो वो कब तक अपने लिए बेनिफिशियल होगा। तो बात करें कि कौन कौन सी चीजें जो 1 वर्ष तक के लिए अपने लिए सही रहती है, जैसे वनस्पतिक द्रव्य हो गए, कोई भी वटी कल्पना हो गई, दूसरा अवलेह कल्पना हो गई। तो अवलेह हो गया, वटी हो गई और वानस्पतिक द्रव्य जो होते हैं वो 1 वर्ष तक के लिए होते हैं। उसके बाद बात करें ऐसी कौन सी चीज है जो चूर्ण होता है। अब चूर्ण भाई इसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाता है ना, ज्यादा सरफेस एरिया होता है, तो चूर्ण इतना ज्यादा अपने लिए पोटेंशियल इतनी ज्यादा इसके अंदर रहती नहीं है। तो 2 महीने तक ही रहता है ये अपने लिए काम का, ठीक है। तो 2 मास के लिए चूर्ण की सवीर्यता अवधि याद रखनी है। इसके बाद बात करें तो स्नेह का, तो स्नेह की जो होती है वो 1 वर्ष और 4 माह होती है। तो 1 वर्ष 4 माह किसकी होती है? स्नेह की। तो टोटल अगर तुमसे पूछ ले तो 14 कितने मंथ हो गए? 16 मंथ हो गए। तो इससे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कितने मंथ हो गए? 16 मंथ। 16 मंथ कैसे कि 1 वर्ष में 12 महीने और ये 4 महीने, तो कितने हो गए? 16 महीने, ठीक है। तो 16 मंथ याद रख लो या 1 वर्ष 4 मास, ठीक है। उसके बाद में बात करें कि अधिक पुराने, अधिक गुणवान ऐसी कौन कौन सी चीज होती है।
तो ज्यादा जो महंगी दारू होती है वो ज्यादा महंगी मिलती है, ठीक है, ज्यादा महंगी होती है और ज्यादा पुरानी होती है, तो ज्यादा पुरानी दारू ज्यादा महंगी होती है। तो ये याद रखनी है। इसमें आसवरिष्ठ की बात करें तो वो ज्यादा अच्छी होती है जो ज्यादा टाइम की पड़ी हो। उसके बाद में धातु और रस औषधियां, ये भी पुरानी जितनी होंगी उतनी अच्छी होंगी, ठीक है। तो ये अपन को इतना याद रखना है। इसके बाद में क्या बताया गया है इसके अंदर की औषध ग्रहण कब करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि सभी कार्य के लिए कौन सी ऋतु में अपन औषध ग्रहण करेंगे, तो शरद ऋतु में करेंगे। वो क्यों करेंगे शरद ऋतु में, क्योंकि अगर बात करें अभी क्या सीजन चल रहा है, वर्षा, है ना। वर्षा में तुम लोगों को पता है बारिश होगी, अच्छी अच्छी खासी बारिश होगी, अच्छी खासी हरियाली होगी। तो धीरे धीरे जो अपनी हरियाली, मतलब एक तरह से बात करें जो फसलें हैं, जितनी भी औषधियां, वो अच्छे से फसल उग जाएगी और अगले महीने ना अगली ऋतु तक, शरद ऋतु के वो अच्छे से वीरे वीरे बन जाएंगे। तो इसलिए अगर बात करें तो शरद ऋतु में वो ज्यादा अपन की शरद ऋतु में अपन को ग्रहण करनी चाहिए औषधियां सारे काम के लिए। और वमन विरेचन के लिए कब करनी चाहिए, वसंत के अंत में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि सब कार्य के लिए कौन सी ऋतु में अपन को ग्रहण करना चाहिए, कौन सी ऋतु में अपन को औषध ग्रहण करनी चाहिए, तो शरद ऋतु में। और वमन विरेचन के लिए स्पेशल याद रखना है कि वसंत के अंत में, है ना, वसंते भी याद आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं ग्राह्य अंग। तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, देखो अपन ने अभी तक ये पढ़ा है कि कुल चैप्टर्स कितने हैं, कुल खंड कितने हैं, उसके बाद में विशेष प्रयोग, रक्तचंदन और श्वेतचंदन, सहवीर्यता अवधि देख ली, उसके बाद देख लिया औषध ग्रहण। तीसरा अपन पढ़ने जा रहे हैं ग्राह्य अंग क्या क्या होते हैं। तो ग्राह्य अंग बात करें अगर किसी औषध की मोटी जड़ें हैं, अब मोटी जड़ है तो पूरी पूरी जड़ तो ले नहीं सकते, तो उसके लिए अपन को क्या करना है, उस जड़ का, उस मूल का त्वक लेनी है, ओनली उसकी स्किन ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर मान लो किसी की सूक्ष्म मूल है, छोटी सी मूल है, बहुत पतली मूल है, अब उसके लिए अपन छोटी सी मूल के लिए भी औषधि नहीं बना सकते अच्छे से, तो अपन ने उसका संपूर्ण मूल ले ली, ठीक है, संपूर्ण अपन ने उसका पंचांग ले लिया, तो पूरा पूरा पौधा ले लिया एक तरह से, ठीक है। उसके बाद नियोग की बात करें तो नियोग भाई क्या याद रखना है, इसकी अंत्य त्वचा यूज करनी है, ठीक है। इसके बाद में बीजक, तो बीज का सार अच्छा होता है, तो बीजक सार याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में तालिश पत्र, तुम पढ़ते ही हो, तालिश का पत्र लेना है। और त्रिफला तो तुम लोगों को पता ही है कि त्रिफला एक फल होता है, तो फल ही यूज करेंगे। और धातकी का पुष्प, फेमस बात है ये, तो धातकी का पुष्प लेते हैं। और ये भी फेमस बात है कि स्नोई का भी अपन क्या लेते हैं, शीर लेते हैं, ठीक है। और विदारी का तो तुम लोग ही बता सकते हो कि विदारी कंद है तो कंद ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद में दो चीजें याद रखनी है, एक सर्ज और एक अक्षोतक। सर्ज में बात करें तो गोंद लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में अक्षोतक में यूज करना है मज्जा। आंखें क्या करती है, अक्ष है ना, वैसे तो ये पौधा है पर अक्ष से याद करें तो आंखें क्या देती है, मजा देती है। तो अक्षोतक में क्या लेना है अपन को, अक्षोतक में मज्जा लेनी है, ठीक है। तो आज के लिए पहली वीडियो यही थी। और देखो नेक्स्ट धीरे धीरे वीडियो आती रहेगी एक एक पेज के लिए। उसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और मेरा मोटिवेशन बने रहेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।